नमस्कार साथियों, आपका राघव पाठशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। कामना करते हैं आप स्वस्थ होंगे और है ना आनंद ले रहे होंगे। आज मकर संक्रांति भी है, तो आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे और बड़े, वो सारे आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, है ना। तो आप पढ़िए ढंग से। बात शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है साथियों, लेंस एवं दर्पण सूत्र लिखिए। तो हमें बताना है लेंस एवं दर्पण सूत्र। तो पहले बात कर लेते हैं आंसर पर। लेंस का सूत्र, तो देखिए साथियों, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f। एफ क्या होती है? फोकस दूरी, इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ साथियों एफ आपकी हो जाएगी फोकस दूरी, भी हो जाएगी आपकी प्रतिबिंब दूरी, तथा जो होगा बिंब दूरी ना। अगला हमसे पूछा इसी में दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू अपॉन बी प्लस 1/u, है ना। बाकी वो बातें समान ही है। एफ फोकस दूरी, बी प्रतिबिंब दूरी और यू बिंब की दूरी, है ना। बस यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। दर्पण में प्लस लिखना है और लेंस में माइनस लिखना है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंस का आवर्धन किससे कहते हैं, है ना। देखिए साथियों, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, जो आवर्धन की परिभाषा है जिसको विज्ञान में परिभाषित किया गया, वो दोनों के लिए समान ही है। आवर्धन क्या होता है ना? आवर्धन का अर्थ होता है किसी वस्तु की, किसी वस्तु की प्रतिबिंब, किसी वस्तु की प्रतिबिंब ऊंचाई, वस्तु की प्रतिबिंब ऊंचाई, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एच डैश, तथा बिंब तथा बिंब ऊंचाई तथा बिंब ऊंचाई एच का अनुपात, का अनुपात क्या कहलाता है? अनुपात आवर्धन कहलाता, आवर्धन कहलाता है। आवर्धन को, है ना, आवर्धन को एम से, आवर्धन को एम से दर्शाया जाता है। आवर्धन, ठीक है? आवर्धन को एम से प्रदर्शित किया जाता। साथ में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम इक्वल टू एच डैश अपॉन। दर्पण के लिए अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा -v/u। जबकि हमें पूछा है लेंस के लिए, इतना सा करना है साथियों, एम टू एच डैश अपॉन एच। लेंस के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? +v/, ये किसका आवर्धन है? लेंस का ना साथियों। ये लेंस आवर्धन, लेंस आवर्धन, ये जो यहाँ लिखा है ये है दर्पण आवर्धन, दर्पण। तो मैंने दोनों क्वेश्चन साथ में आपको करवा दिए हैं, बस याद रखना है। दर्पण के लिए -v/u, वी क्या है?
है ना, प्रतिबिंब दूरी, यू क्या है, बिंब की दूरी, जबकि लेंस के लिए क्या होगा, प्लस वी अपॉन यू, दोनों वैल्यू कैसी होगी, प्लस की। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो सैलून वगैरह है ना, सेविंग दर्पण के रूप में, यहाँ ये हमसे पूछना चाह रहा है, सेविंग दर्पण होता है ना, जो सेविंग दर्पण ना, उसमें भी इसका उपयोग होता है इस दर्पण का। चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब देखना है, तो अगर चेहरे का हमें बड़ा प्रतिबिंब देखना है, उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण में, है ना, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, देखने के लिए किया, के लिए किया जाता। इसके अलावा हम अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये भी देख लेते हैं साथ में। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, ना, गाड़ियों के अग्रदीप, गाड़ियों के अग्रदीप अर्थात हेडलाइट, हेडलाइट। इसके अलावा साथियों अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को एक जगह, एक जगह एकत्रित, है ना, कलेक्ट करता है, एक जगह एकत्रित करता है, करता है, इसलिए, इसलिए इसका उपयोग सौर भट्टियां, जहाँ पर प्रकाश की सहायता ली जाती है, सूर्य के प्रकाश की, सौर भट्टियों में किया जाता। इसके अलावा यहाँ लिखा है प्रकाश किरणों को ये क्या करता है, एक जगह एकत्रित करता है। तो ऐसी किरणें जो अलग अलग दिशाओं से आकर एक जगह एकत्रित होती है, ऐसी किरणों को कहते हैं ना अभिसारी किरणें, अभिसारी किरणें, ये याद रखिएगा साथियों। ये था चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। और कहाँ कहाँ किया जाता है, टॉर्च और हेडलाइटों के अगर दीपों में ना, हेडलाइटों में, तो हमें प्रकाश का क्या करना है, एक सीधी रेखा में पुंज प्राप्त करना है ना, समांतर रेखा में, तो इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ियों के अगर दीपों में। अगला, पानी का अपूर्णांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, पानी में प्रकाश की चाल मतलब हमें पूछिए प्रकाश चाल किसी माध्यम में, वो माध्यम हमारा यहाँ भी क्या है, क्या दे रखा है साथियों, अपूर्णांक, इसे लिखते हैं निट्टा 1.33। हमें पता है सी क्या होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में वो कितनी होती है साथियों, तो प्रकाश में निर्वात की चाल होती है 3 × 10⁸ लेकिन हमें किस में पूछा है, किसी माध्यम मतलब वी की प्रकाश की चाल, वी माध्यम में पूछिए, वी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल जो हमें फाइंड करनी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपूर्णांक नीटा इक्वल टू सी अपॉन, यहाँ से वी की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, सी अपॉन नीटा। सी कितना दे रखा है, प्रकाश की चाल हमें पता होनी चाहिए, 3 × 10⁸ नीटा। अपूर्णांक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.33, यहाँ लिखेंगे 1.33, कर लीजिए इसको सोल्व, देखिए 3 × 10⁸ पॉइंट है यहाँ हो गया 10⁻²,
ये हो गया 1.33। तो ये लगभग कितना हो गया 300। 300 में जब हम किसका डिवाइड करेंगे 133 का, ये लगभग ये वैल्यू आने वाली 2.25 इंटू ये 10⁸ इसके इक्वल है वी क्या है प्रकाश की चाल स्पीड, यूनिट क्या हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड। उत्तर आ जाएगा आपका v इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होगी प्रकाश की चाल किसमें पानी में, है ना। अगला क्वेश्चन अलग दे रखा है सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है। नोट नोट कीजिए साथियों, सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है हीरे का 2.42, इसकी वजह से हीरा क्या करता है सर्वाधिक चमकदार है ना। यहाँ याद रखिए साथियों जल का भी पढ़ा था पीछे 1.33, ये अपवर्तनांक होता है जल का, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका हो जाएगा हीरे का, डायमंड का ना, जिसकी वजह से डायमंड क्या होता है चमकदार होता। अगला क्वेश्चन इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हमसे पूछा है ऐसा कौन सा दर्पण है या ऐसा कौन सा लेंस है, दोनों के लिए बात करेंगे, जिसकी फोकस दूरी यानी एफ क्या होने चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दर्पण या लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। तो साथ में ये रहा आपका अवतल दर्पण। सारी दुनिया हमें पता है, हमने दर्पण में चिन्ह परिपाटी पढ़ी है, बाईं ओर की वस्तुएं सारी दूरियां आपकी सारी कहाँ से मापी जाती है पी से, है ना, ध्रुव पी से। यहाँ से जितनी भी इधर की दूरियां होंगी सारी बाईं तरफ की वो सारी कैसी होगी अवतल दर्पण की। दर्पण में बात करें तो किसकी होगी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है नेगेटिव। और अगर लेंस में बात करें तो भी अवतल लेंस दूरी भी क्या होगी, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा अवतल, वो चाहे दर्पण हो या लेंस, दोनों के लिए फोकस दूरी कैसी होती है नेगेटिव, है ना साथियों। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का नाम, ऐसे लेंस का नाम बताना है जो प्रकाश किरणों को क्या करता हो फैलाता हो। तो अभी मैंने पीछे बात की थी किरणें दो प्रकार की होती है, एक होती है अभिसारी, सारी किरण, एक साथ में होती है अपसारी, अभिसारी किरणें क्या होती है अलग अलग दिशाओं से आकर एक दिन पर होती है। अब सारी किरणें क्या होती है एक बिंदु से निकलती है अलग दिशाओं में फैलती है। हमसे पूछा है प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का नाम लिखिए। हम जानते हैं लेंस, हमारे पास लेंस कितने प्रकार के हैं साथियों दो, एक लेंस आपके पास से अवतल, एक लेंस आपके पास से उत्तल। लेंस क्या होता है किनारों से पतला, अवतल लेंस क्या होता है किनारों से चौड़ा और बीच से पतला। अवतल लेंस क्या करता है साथ में प्रकाश किरणों को फैलाता है, जब प्रकाश किरणों को फैलाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कौन सा लेंस हो जाएगा अवतल। अवतल लेंस क्या करता है प्रकाश किरणों को फैलाता है, प्रकाश किरणों को फैलाता, तो ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को फैलाता है क्या कहलाता है अवतल लेंस। दर्पण में बात करें ऐसा दर्पण जो प्रकाश किरणों को फैलाता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है
फैलाता दर्पण में, तो ये कौन हो जाएगा? उत्तल उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। और जब उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम चाहें तो वहां कर सकते हैं जहां हमें प्रकाश किरणों को फैलाने की आवश्यकता होती। तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? जितनी भी स्ट्रीट लाइट है जो रोशनी के लिए लगाई जाती है गलियों में, तो वहां में प्रकाश को क्या करना होता है? फैलाना होता है, ताकि एक दीप से भी क्या हो जाए, बहुत बड़े क्षेत्र में प्रकाश फैल जाए, रोशनी ज्यादा हो। इसलिए किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश उत्तल दर्पण का। किसमें? स्ट्रीट लाइटों में। लिख भी देता हूँ, स्ट्रीट लाइट जितनी भी है आपकी, स्ट्रीट लाइटों में, स्ट्रीट लाइटों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि ये प्रकाश किरणों क्या करेगा? फैलाएगा। हमसे यहाँ पूछा है लेंस के लिए, तो लेंस कौन सा हो जाएगा? अवतल। दर्पण की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? उत्तल, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लेंस किसे कहते हैं? मैं साथ ही बताना है लेंस क्या होता। तो कोई भी दो पृष्ठों से, दो पृष्ठों से घिरा हुआ, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम या वस्तु, है ना। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम या वस्तु क्या कहलाती है? लेंस कहलाती है। लेंस होते कितने प्रकार के हैं साथियों? दो। अवतल लेंस, दूसरा कौन सा हो जाएगा? उत्तल। बात करें उत्तल लेंस कैसा होता है, तो उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों पे पतला, किनारों से, किनारों से तथा बीच से इसकी सतह कैसी होगी? बीच से होती होती है मोटी। जबकि अवतल लेंस की बात करें तो ये किनारों पर क्या होता है? मोटा। इससे क्या होता है? ऐसा लेंस जो किनारों पे मोटा हो तथा बीच से पतला हो क्या कहलाएगा? अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच से क्या हो? मोटा क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से साथियों न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। देखिए सर, न्यूमेरिकल करने की अप्रोच एक होनी चाहिए आपको। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है आपको बस उसको, ये जो है ना, लिखना है बस। जैसा दे रखा है वैसे आप वैल्यू रखिए। अब उसको रिकॉल कीजिए कि क्या इसके, इन दोनों के बारे में जो वैल्यू आपको दे रखी है उसके बारे में जो आपसे पूछा है क्या उसके बारे में कोई रिलेशन है, बस उतना लिखना है। बाकी न्यूमेरिकल में ज़्यादा कुछ है नहीं। यदि एक लेंस की क्षमता +4 डायमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात। हमें क्या दे रखा है? लेंस की क्षमता पी कितनी दे रखी है? +4 डायोप्टर। क्या पूछे? इसकी फोकस दूरी, तब एफ की वैल्यू पूछिए। तो हमें ए पूछे है, पी दे रखा है, तो हमें बतानी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, हमें एफ की वैल्यू ज्ञात करनी। तो साथ में देखिए, हम जानते हैं लेंस की क्षमता पी क्या होती है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम। इसे कहते हैं लेंस की क्षमता। पी होती है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता परिभाषा क्या होगी? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, वो क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता पी, है ना। और जिसका मापन किस में किया? यूनिट क्या हो जाएगी? डायोप्टर। यूनिट हो जाएगी डायोप्टर। इसे डी से डिनोट। अब साथ में वैल्यू रखिए। पी कितना दे रखा है? 4। पी दे रखा है 4, 1/f। अब साथ में ये ध्यान रखिए यहाँ जो फोकस दूरी वो किस में होनी चाहिए? मीटर में। अगर ये हमसे किस में पूछा होता? सेंटीमीटर में, तो फिर हम फॉर्मूला क्या बन जाता पी का? 100 = 100/f। ये तो है सेंटीमीटर में, और ये जो क्षमता है ये किस में? मीटर में। देखिए पी बराबर, यहाँ से एफ इक्वल टू क्या जाएगा? 1/4,
जो किसके इक्वल हो जाएगा, पॉइंट, है ना, रेड लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 प्लस आ रहा है, प्लस का 2.5 और क्या है फोकस दूरी है तो यूनिट क्या लग जाएगी मीटर। क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना, कितनी हो जाएगी प्लस का 2.5 मीटर, कौन, फोकस दूरी। नॉर्मल से क्वेश्चन है। अगला, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी का मतलब एफ, त्रिज्या आर दे रखी है 14, क्या पूछा हमसे, एफ की वैल्यू पूछी है, तो हम लिख लेते हैं पहले वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, क्या पूछे, फोकस बस एफ की वैल्यू पूछी, ये हमें याद करनी है। हम जानते हैं फोकस दूरी, हम जानते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ पे त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है साथियों, आर बराबर होता है 2, अर्थात फोकस दूरी का दुगुना किसके इक्वल होता है, वक्रता त्रिज्या के। तो हमें यहाँ से इसी रिलेशन काम में लेना है, तो वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू दे रखी है 14 टू 2 इंटू एफ, एफ हमसे पूछा है, एफ कितना हो जाएगा 14 अपॉन किसके इक्वल है 7 सेंटीमीटर वैल्यू है तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी वक्र त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 7। तो देख ली इसका दुगुना कितना होता है 14, 7 इंटू 2 14, आर इक्वल टू 14, आर इक्वल टू 14 है क्या, हाँ, तो ये रिलेशन क्या हमारा सही रहा, आंसर भी क्या है सही। अगला, अगला क्वेश्चन है, लेंस की समता किसे कहते हैं, लेंस समता का सूत्र देखिए, तो हम बताने लेंस की समता, तो अभी बात की थी लेंस समता, इसको हम किससे लिखेंगे पी से, क्या होती साथियों, देखिए इसी लेंस की फोकस दूरी का, बस दूरी का व्युत्क्रम, इसी लेंस की फोकस का व्युत्क्रम लेंस की समता कहलाता, लिखिए लेंस समता को, लेंस समता को डायोप्टर, डायोप्टर में मापा जाता, परिभाषा क्या हो जाएगी लेंस समता की, इसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी एफ का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, लेंस की समता कहलाता है, लेंस समता पी इक्वल टू 1 अपॉन, ये भी किस में साथ हूँ मीटर में, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, अगर वैल्यू मीटर में नहीं दे रखी सेंटीमीटर दे रखी है तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा 100 अपॉन, ये हो जाएगा फिर आपका सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो यहाँ अगर मीटर में है तो यही फॉर्मूला होगा, अगर ये फोकस दूरी आपकी किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, तो आपको कुछ नहीं करना 100 का क्या करना ऊपर डिवाइड, है ना, लिखना है। अगला, समता सॉरी मात्रा क्या हो जाएगा इसका यूनिट डायोप्टर, इसे डी से डिनोट करें। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, परावर्तन के नियम लिखिए, तो आपको बताना है परावर्तन क्या होता है, तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन
परावर्तन साथ होता है यदि कोई प्रकाश किरण किसी सतह से, है ना, परावर्तक सतह टकरा कर वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे मान लो ये परावर्तक सतह है मेरा हाथ, यहाँ प्रकाश किरण आई, यहाँ टकराई और वापस इसी माध्यम में लौट गई, तो ये जो घटना है प्रकाश की, ये क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। माध्यम वही होना चाहिए, माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ही माध्यम चेंज होगा फिर ये परावर्तन की घटना नहीं रहेगी, फिर ये क्या बन जाएगा? अपवर्तन, कि प्रकाश किरण किसी एक माध्यम चलकर दूसरे माध्यम प्रवेश करती है ना। तो परावर्तन पूछा तो परावर्तन क्या हो जाएगा? यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से, किसी माध्यम माध्यम से माध्यम से आकर परावर्तक सतह से, परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह से टकराने के बाद, टकराने के बाद उसी माध्यम में, उसी माध्यम, उसी माध्यम में लौट जाती है, में लौट जाती है, तो प्रकाश की, तो प्रकाश की ये घटना परावर्तन कहलाती, परावर्तन कहलाती। जैसे ये मान लेते हैं परावर्तक सतह, ये प्रकाश किरण आ रही है, तो हम मान लेते हैं यहाँ माध्यम 1 है, तो ये प्रकाश किरण आकर इस सतह से क्या कर रही है? टकरा रही है। टकराने के बाद वापिस इसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश किरण आ रही है, टकराई परावर्तक पृष्ठ से, उसी माध्यम में लौट गई, तो ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। जहां पर आने वाली प्रकाश किरण इंसिडेंट रे, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण, आपतित किरण। परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी किरण, ऐसी किरण जो परावर्तक सतह से टकराती है, तो ये प्रकाश किरण टकरा रही है तो इसका नाम क्या? आपतित किरण। ये टकराने के बाद जा रही है इसलिए इसका नाम क्या होगा? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी किरण जो परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। यहाँ ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आर। आपतन कोण आई, ये रहा आपतन कोण, ये हो जाएगा आपका परावर्तन कोण। परिभाषा क्या लिखेंगे साथियों आपतन कोण की अगर पूछ ली जाए? तो आपतित किरण द्वारा, आपतित किरण द्वारा परावर्तक सतह के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण द्वारा परावर्तक पृष्ठ के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। ये आपतन कोण। और यहाँ इन दोनों पृष्ठों को अलग करने वाली काल्पनिक रेखा अगर हम खींचे तो इसे कहते हैं अभिलंब आर। तो हम ये हो गई परावर्तन किसे कहते हैं। अब हमसे पूछे इसके नियम की, तो परावर्तन के नियम क्या हो जाएंगे? यहाँ देखिए साथ, ये परावर्तक पृष्ठ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों ही कहाँ है? इस एक ही सतह पर, इस एक ही तल में है। तो पहला अगर हम नियम लिखना चाहें तो क्या होगा? आपतन कोण, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर तथा अभिलंब कैपिटल आर, तीनों तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते। ये तो हो जाएगा परावर्तन का पहला नियम। परावर्तन के दो नियम है साथियों। दूसरा नियम क्या हो जाएगा?
ये आपतन कोण जितना कोण बना रही है, आपतित किरण जितना कोण बना रही है उतना ही कोण कौन बनाएगी, परावर्तित किरण। इसका मतलब आपतन कोण कितना कोण बना रही है, आपतन किरण आई, और परावर्तित किरण कितना कोण बना रही है, कोण आर। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा आपका, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर बराबर होते कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, इक्वल। जिससे मैंने बात की कि आपतन कोण आई परावर्तक पृष्ठ के साथ कितना कोण बना रही है, 45 डिग्री। तो ये परावर्तित किरण भी कितना कोण बनाएगी, 45। तो ये इसका सारांश है किसका, परावर्तन के नियम और परावर्तन का। तो हमने परावर्तन की परिभाषा देख ली और इसके दो नियम भी देख लिए, तो आप नोट कर लिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती। कौन सा दर्पण पूछा है, समतल प्लेन मिरर, समतल दर्पण की विशेषताएं। तो समतल दर्पण क्या होता है, पहले ये बात कर लेते हैं। ऐसा दर्पण इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल, सीधा ना। इसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ क्या हो साथियों, समतल। से क्या कहते हैं, ऐसा दर्पण फिर क्या कहलाता है, समतल दर्पण। अब विशेषता क्या है समतल दर्पण की, तो जो घरों में लगा है दर्पण है ना, हम तो कहीं बोलचाल की भाषा में कांच कह देते हैं, वो कांच नहीं होता, वो क्या होता है, दर्पण। तो जो समतल दर्पण है उसका उपयोग हम रोजाना करते हैं हमारी जिंदगी में ना, दैनिक जीवन में। तो जो हम चेहरा सुबह देखते हैं वो आप किस में देखते हैं, समतल दर्पण में। तो उसी का आप पूछा है कि जो आप चेहरा देख रहे हैं वो उस दर्पण की क्या विशेषताएं हैं, मतलब वो क्या क्या करता है। तो जब हम समतल दर्पण की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता आप नोट कीजिए कि समतल दर्पण, समतल दर्पण हमेशा कैसा बनाएगा साथियों, आभासी व सीधा, सीधा प्रतिबिंब बनाता। कैसे, कि जब हम अपना चेहरा देख रहे हैं तो हमें वो सीधे नजर आ रहा है, ये तो नहीं हम चेहरा देख रहे हैं हमें पैर ऊपर नजर आ रहे हैं, चेहरा नीचे नजर आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। मतलब वो क्या करता है, हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, कौन, समतल दर्पण। अगली विशेषता क्या हो जाएगी, देखिए, समतल दर्पण के सामने रखे वस्तु की दूरी, जिसे हम यू कहते हैं ना, बिंब दूरी। समतल दर्पण के सामने रखे वस्तु की दूरी समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, एक समान। अर्थात जितना जितना दूर आपका क्या होगा, बिंब दर्पण में, उतनी दूर पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। जितना दूर बिंब रखा है उतना ही दूर, उतना ही दूर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अर्थात प्रतिबिंब दूरी और बिंब की दूरी क्या होगी, समतल दर्पण में समान, है ना। ये क्या है, किसकी विशेषताएं हैं, समतल दर्पण की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो पहले हम समझ लेते हैं अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई
प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम, किसी माध्यम, यदि कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर परावर्तक पृष्ठ के टकराने के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते। कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी पदार्थ से टकराएगी तो वो अपना माध्यम क्या कर लेगी, अगर परिवर्तित कर लेगी। एक माध्यम एक से चल के आई, माध्यम दो में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित, यानी भटक जाती है। जिस मार्ग पर चलना चाहिए था उस मार्ग पर ना चल के वो क्या करेगी, दूसरा रास्ता डिसाइड कर लेगी। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पर दो केस होंगे, यदि प्रकाश क्या कर रहा हूँ, सघन माध्यम से कहाँ जा रहा हूँ, विरल में, माध्यम से या तो विरल में प्रवेश करेगा या फिर आपका प्रकाश विरल से सघन में। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश अगर सघन से विरल में कर रहा है तो वो याद रखना साथियों अबिलंब से दूर हो जाएगा, है ना। अगर विरल से सघन में कर रहा है तो वो अबिलंब की ओर झुक जाएगा। ये घटना कौन सी कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। हमसे पूछा है कांच के आयताकार सतह में अपवर्तन को समझाइए, इसकी बात कर लेते हैं यहाँ साथियों ना, ये बनाना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। ये रहा आपका, मान लीजिए ये रहा आपका आयताकार स्लेब, ठीक है साथियों, ये आयताकार स्लेब है, कहाँ प्रवेश कर रहा है, चलो कोई नहीं, कांच का आयताकार में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ देखिए हम मान लेते ये रहा वायु, ये रहा कांच। जब कोई प्रकाश किरण बना देता हूँ मैं, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, ये रही, तो जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से चलकर आ रही है, वायु से, कहाँ प्रवेश करेगी, कांच में, तो ये कैसा माध्यम, वायु, विरल। ये कैसा माध्यम है साथियों, सघन। हमें पता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा वो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो ये जो इसका मार्ग था वो असल में मार्ग तो कैसा होना चाहिए था, है ना, जो प्रकाश का मार्ग होना चाहिए था वो तो होना चाहिए था ऐसा कि सीधा ही प्रकाश क्या हो जाए, गुजर जाए। लेकिन ये प्रकाश चूंकि अपवर्तन के कारण सीधा ना गुजर कर अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, मतलब भटक जाएगा।
भटक जाएगा, अलग पथ का अनुसरण कर लेगा। अब होगा क्या कंडीशन यहाँ दो है कि अगर ये विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है तो ये विलंब की ओर झुक जाएगा, तो ये रहा इसका अभिलंब। तो ये है साथियों इसका विलंब, है ना। कोई नहीं, ये रहा अभिलंब। तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाएगा, पर तो प्रकाश यहाँ ऐसा ना जाकर कैसे जाएगा, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा। ये विलंब की ओर झुक जाएगा। तो ये विरल से सघन। वापिस यहाँ देखें तो यहाँ के समाधि में कांच, बाहर के समाधि में वायु, तो वापिस प्रकाश सघन से कहाँ जा रहा है, विरल में। तो सघन से विरल, सघन से विरल, सघन से विरल, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर। तो यहाँ में एक अभिलंब बनाना पड़ेगा, ये रहा अभिलंब। इस बार ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर, है ना। तो इसको क्या बनाना थोड़ा सा, बस ये रहा आपका अभिलंब। इससे क्या करना है, थोड़ा सा दूर, ये अभिलंब से दूर। अब जो ये डायमेंशन आया है ना, अब इसको नाम दे दो आप कोई भी, रेखा पी, ये क्यू, है ना, यहाँ आर, ये एस, ये होगा आपतन कोण आई, ये कौन हो जाएगा आर, ना, आपतन कोण आई, कोण आर। तो ये किसकी घटना है, प्रकाश के अपवर्तन की। और ये क्या है, आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। इतना याद रखना है कि विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन। और ये रहा कांच के स्लैब से अपवर्तन, है ना। अगला क्वेश्चन। अरे, अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो हमें पहले हम लिख लेते हैं, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखिए, किसी बिंब के को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, अगला क्वेश्चन वाला कह रहा है फोकस दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। दर्पण से 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ये रहा, मान लेते कोई दर्पण है, उससे इधर रखा है, ये दर्पण से दूर रखा है। तो दर्पण से जब दूर रखते हैं तो कौन सी दूरी होती है, बिंब दूरी। कौन सी दूरी होगी, बिंब दूरी। बिंब दूरी किसे लिखते हैं, यू से। मतलब यू की वैल्यू दे रखी है हमें, बिंब दूरी यू कितनी दे रखी है साथियों, 24 सेंटीमीटर। ये रहा आपका 24 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, कितनी दूरी पर रखें, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को प्राप्त किया जा सके, मतलब इसकी छाया प्राप्त की जा सके, मतलब प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी भी हमसे चाहिए। तो अब रिलेशन लिखिए, कौन है, दर्पण। तो दर्पण के लिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, तो यहाँ से साथियों v क्या हो जाएगा, 1/u माइनस 1/f, वैल्यू रख दीजिए 1/v। अवतल दर्पण रखा है। अब अवतल दर्पण के लिए हमें पता है फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। बिंब दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक। वैल्यू पुट कीजिए 1/u माइनस का 24 माइनस 1/f कितना है साथियों, माइनस का 16 सेंटीमीटर। 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/24 प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे 1/v, 24 × 16 कितना हो जाएगा साथियों, 16 माइनस का प्लस, ये कितना हो जाएगा 24, कितना बच जाएगा 10 का 8, 24 × 16 कितनी बार, 2 बार, कितना हो गया 1/48।
48। तो v इक्वल टू आया 1/48। हमें क्या पूछा है, प्रतिम दूरी पर रखें, तो v की वैल्यू पूछी, तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर। लेकिन चिन्ह लगाना आवश्यक है कि ये प्लस होगा के माइनस, क्योंकि दर्पण कौन सा है, अवतल। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, माइनस, क्या लगाएंगे, ऋणात्मक का -48 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपका उत्तर हो गया v इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी इक्वल टू माइनस का 48 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन साथियों, एक डॉक्टर ना, एक डॉक्टर +2.0 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें एक बताना है, एफ फोकस दूरी क्या होगी इसकी, जिसकी लेंस क्षमता कितनी है, 2 डायोमीटर, किसका है, प्लस का। तभी यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा इसकी क्या ज्ञात कीजिए, प्रकृति। तो लेंस क्षमता P इक्वल टू 1/f। P कितना दे रखा है साथियों, P F हमसे पूछा है, P हमें दे रखा है प्लस का 2 डायोप्टर, प्लस का 2 डायोप्टर 1/f। F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, कितना होगा साथियों 0.5, प्लस है तो ये भी प्लस। अब फोकस दूरी कितनी आई है साथियों, प्लस। ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या होती हो, जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती, वैसा कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है साथियों, कौन सा लेंस हो जाएगा वो, उत्तल, उत्तल हमारा प्रकृति। ये तो फोकस दूरी होगी, और प्रकृति क्या हो गई कि ये लेंस है, जो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल, क्वेश्चन साथियों, उत्तल तथा अवतल लेंस के उपयोग लिखिए, है ना। तो हमने पीछे बात की थी उत्तल लेंस, एक आपका क्या हो जाएगा, अवतल का उपयोग बताना है। साथ में देखिए उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि, है ना, जो मानव नेत्र में जो दोष होते हैं ना, नेत्र दोष, उनमें इनका उपयोग किया जाता है लेंस वगैरह का। उनमें उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष के निवारण में। वहीं अवतल लेंस का उपयोग आपके हो जाएगा, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग हो जाएगा निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष के निवारण में। तो ऐसा व्यक्ति जिसको निकट दृष्टि दोष हो रखा है, उसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा, अवतल का। और ऐसा व्यक्ति जिसका दूरदृष्टि दोष हो रखा है, उसको किसका उपयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का। और उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जा सकता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है ना, दूरदर्शी में, सॉरी दूरबीनों में। दूरबीन हो गया, है ना, आपके सूक्ष्मदर्शी हो गया, सूक्ष्मदर्शी वगैरह में ये भी किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। अवतल का उपयोग कहाँ होता है, जो कैमरे वगैरह होते हैं ना, कैमरों में उत्तल लेंस के साथ, उत्तल प्लस अवतल लेंस का, इसका का उपयोग, दोनों का उपयोग, दोनों को तैयार करके ऐसा लेंस बनाया जाता है जिसका उपयोग कैमरों की गुणवत्ता, कैमरों की गुणवत्ता सुधार, सुधार होता। तो ये था उत्तल व अवतल लेंस का उपयोग।
अगला क्वेश्चन है साथियों, माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषा लिखिए। और आरबीसी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हमसे? माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा। देखिए साथियों, यहाँ माध्यम के अपवर्तनांक परिभाषा दे रखी है। एक अपवर्तनांक होता है निरपेक्ष, दोनों के साथ ही बात करते चलेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक हमसे पूछा माध्यम के अपवर्तनांक, या जिसे कहते माध्यम अपवर्तनांक, ये की बात है। देखिए साथियों, माध्यम अपवर्तनांक का मतलब है अपवर्तनांक को हमने पीछे बात कर सके किससे दर्शाएंगे? नीटा से। तो हम नीटा की फॉर्मूला माध्यम के लिए क्या हो जाएगी? इसी माध्यम में प्रकाश की चाल मान लेते कितनी है? v1, है ना। एक मिनट साथियों, इसी माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में, है ना, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? v2। माध्यम अलग अलग होने चाहिए। एक माध्यम जिसको हमने फर्स्ट नाम दिया, एक माध्यम क्या हो जाएगा? सेकंड। उनका जो अनुपात होगा, उनकी स्पीड होगा, वो क्या कहलाएगा? माध्यम का अपवर्तनांक, है ना। जैसे हम कहते हैं कांच है और एक वायु है, तो दोनों अलग अलग माध्यम है, तो एक माध्यम में प्रकाश चाल मान लेते कांच में प्रकाश चाल v, और हवा में प्रकाश चाल v2। उन दोनों का जो दो रेशियो है, अनुपात है, वो क्या कहलाएगा? माध्यम का अपवर्तनांक। फॉर्मूला में लिखना चाहिए तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू v1/v2। माध्यम एक में माध्यम एक तथा माध्यम दो के प्रकाश की चाल, जिसको आप 1-2 भी लिख सकते हो ना। अगला है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में बस इतना फर्क है साथियों, इसमें प्रकाश की चाल एक माध्यम इसमें फिक्स रहेगा, निर्वात। इसमें क्या फिक्स रहेगा? निर्वात। कि निर्वात के सापेक्ष हम देख रहे हैं, निर्वात सी, निर्वात में जो प्रकाश चाल सी, उसके सापेक्ष कितनी स्पीड है दूसरे माध्यम में। जैसे निर्वात में प्रकाश चाल सी का मान कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके अलावा, निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम हो गया, हवा, पानी का, जो भी, उनमें प्रकाश चाल तथा निर्वात में प्रकाश चाल जो सी फिक्स है 3 × 10⁻⁰ मीटर पर सेकेंड, उनके सापेक्ष जो रेशियो, उनका जो अनुपात है, वो क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। परिभाषा क्या हो जाएगी निरपेक्ष अपवर्तनांक की? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में, है ना, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माना माध्यम प्रकाश चाल v है, निर्वात में कितनी है? c है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नीटा इक्वल टू c/v। ये तो क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये साथियों हो गया आपका माध्यम में अपवर्तनांक तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा, जो बोर्ड 2019 में पूछा हुआ है। वापस आने की संभावना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे हमने जो किए हैं, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो भी थे बीच में। तो आपको बढ़िया प्रकाश अपवर्तन चैप्टर तैयार करना है, और जो क्वेश्चन अभी और बच गए हैं हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक तो यही क्वेश्चन थे, है ना। एक क्वेश्चन और है, चलो ये भी कर लेते हैं। आवर्धन से आप क्या समझते हैं? दर्पण तथा लेंस के आवर्धन का सूत्र लिखिए। ये तो वापस एक नंबर आ गया साथियों, ये तो हमने कर लिया है ना, आवर्धन। ठीक है, तो यहाँ तक जो आप हमारी क्लास थी, माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए। अगला लेक्चर हम किस टॉपिक पर लेकर आए वो भी आप अपनी राय दीजिए। आप सभी को वापस पुनः, है ना, मकर संक्रांति हार्दिक शुभकामनाएं। और ज़िंदगी में याद रखिएगा साथियों, पतंग हो या चाहे आपकी ज़िंदगी, जब तक वो ऊंचाई पर है तभी तक लोग क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे। जैसे नीचे आएंगे तो फिर आपकी बुराइयां भी शुरू होने लग जाएगी। तो अपने जीवन को बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए। आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।